मिष्टी, मिष्टी कहाँ हो तुम? अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को सिर पर उठा लिया है? मिष्टी, मुझे काम पर जाना है, मुझे खाना दे दो। आज खाना नहीं बना है। खाना नहीं बना है तो क्या मैं काम पर भूखा जाऊंगा? तुम्हें तो सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है, कभी मेरे बारे में भी सोचते हो? कितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में मैं चूल्हे के पास जाकर खाना बनाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। कभी ये तो नहीं सोचते हो कि कम से कम घर में एक कूलर ही लगवा दूं? बस मुझसे सारा दिन काम करवाते हो। खाना बनाते बनाते इतने पसीने आते हैं कि मेरा बुरा हाल हो जाता है। बस करो मिष्टी, तुम्हें खाना नहीं बनाना है तो मत बनाओ, मैं भूखा ही चला जाऊंगा। अरे क्या मतलब है भूखा चला जाऊंगा? क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी? शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे कि रानी बनाकर रखूंगा, और मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। लेकिन अगर मैं खाना बनाने लगा तो मुझे देर हो जाएगी, मैं काम पर लेट हो जाऊंगा तो मालिक नाराज होंगे। बस तुम्हारे मालिक ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना? मैं कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही है तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खाना बना देता हूँ। हाँ हाँ जाओ खाना बनाओ। पहले मुझे एक गिलास ठंडा शरबत पिला दो, गर्मी के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। बेचारा रूपचंद रसोई में जाकर पहले मिष्टी के लिए शरबत बनाता है और फिर खाना बनाने लगता है। मिष्टी ने रूपचंद के बारे में कभी नहीं सोचा कि वो भी तो दिन भर धूप में मेहनत मजदूरी करता है, तब कहीं जाकर 2-4 रुपए कमा पाता है। मिष्टी को तो सिर्फ खुद के आराम से मतलब था। वो रूपचंद की कोई बात नहीं मानती, न किसी काम में उसका हाथ बटाती। मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने से लेकर घर में साफ सफाई करना, कपड़े धोना सब रूपचंद ही करता। अब तो खाना बनाने का काम भी रूपचंद के जिम्मे आ पड़ा था। उस दिन रूपचंद को काम पर जाने में देरी हो गई। कल से जल्दी उठना और जल्दी खाना बना लेना, आज खाने में लेट हो गया, मुझे कमजोरी आ गई थी। रूपचंद ने सोचा कुछ बोलने से घर में कलेश होगा, इससे अच्छा है कि चुप रहकर सारे काम कर दिया जाए, इससे घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन मिष्टी को तो जैसे शांति पसंद ही नहीं थी। शाम को जब रूपचंद घर लौटा तब घर में बिजली नहीं थी। मिष्टी घर के दरवाजे पर बैठी थी। पूरे गांव में बिजली नहीं है, शायद थोड़ी देर में आ जाएगी। थोड़ी देर में? कहीं गर्मी के मारे मेरे प्राण न निकल जाए। कैसा गांव है तुम्हारा? यहाँ कभी बिजली नहीं रहती। मेरे गांव में तो कभी बिजली जाती ही नहीं थी। देखो पसीने के मारे मेरे कपड़े भीग गए। चलो मुझे पंखा करो। मिष्टी, मैं अभी अभी तो काम से लौटा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। हाँ हाँ तुम्हें तो सिर्फ अपने आराम की पड़ी है, मेरा क्या है? मुझे इसलिए ब्याह कर लाए थे कि मैं गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाऊं। मिष्टी का रोना धोना देखकर बेचारा रूपचंद उसे शांत कराने के लिए उसे हाथ से पंखा करने लगता है। आहा हा हा हा, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाती है और रूपचंद रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है। सुनो, मुझे गर्मा गर्म रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं, मैं तो गर्मा गर्म रोटियां ही खाऊंगी। ठीक है। रूपचंद गरम गरम रोटी बनाकर मिष्टी को खाना देता है। सुनो, 2 रोटी और दे दो। ये लो, पेट भर कर खाओ। मिष्टी को खाना खिलाकर ही रूपचंद खुद खाना खाता था। मिष्टी खाना खाकर सो चुकी थी। इधर रूपचंद खाना बनाने के बाद बर्तन धोने लगा और उसके बाद उसने खुद खाना खाया, फिर सोने चला गया। कितना थक गया हूँ, शरीर चकनाचूर हो रहा है। ये तो बड़े आराम से सो रही है, मुझे नौकर बनाकर रखा है, बात बात पर मायके जाने की धमकी देती है। कहाँ फंस गया मैं, शादी करके बड़ी गलती कर दी। अब जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। बड़बड़ाता हुआ रूपचंद सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह, सुनो, मेरे लिए कुएं का ठंडा पानी ला दो, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगी। चापाकल का पानी भी तो ठंडा है, इससे नहा लो। नहीं, मुझे कुएं का ठंडा पानी ही चाहिए। मेरे मायके में घर के पास ही एक कुआं था, हम सारी औरतें वहीं नहाती थी। अगर तुम कुएं का ठंडा पानी नहीं लाए तो मैं मायके चली जाऊंगी। रूपचंद मिष्टी की धमकियां सुन सुनकर थक चुका था। उसने मिष्टी से कहा, मिष्टी, इस गांव में बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके छोड़ाऊं। तुम्हारे गांव में गर्मी कम पड़ती है ना? हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं पैदल नहीं जाऊंगी। हमारे घर तक बैलगाड़ी मुझे लेने आएगी तब जाऊंगी। रूपचंद ने सोचा मुसीबत जैसे और जितनी जल्दी टले उतना अच्छा है। हाँ हाँ, मैं घर तक बैलगाड़ी मंगा दूंगा, तुम अपना सामान बांध लो, हम आज शाम को ही निकल जाएंगे, दिन में धूप बहुत तेज रहती है। इतना कहकर रूपचंद काम पर चला गया और मिष्टी खुशी खुशी अपना सामान बांधने लगती है। शाम होते ही एक बैलगाड़ी घर के सामने आकर रुकी। रूपचंद और मिष्टी उस बैलगाड़ी में बैठकर मिष्टी के मायके की ओर चल दिए। करीब 2 घंटे के सफर के बाद दोनों मिष्टी के मायके पहुंचे। माँ देखो मैं आ गई माँ। अरे मिष्टी मेरी बच्ची। माँ बेटी एक दूसरे के गले लग गए, बातें होने लगी और सबने रात का खाना खाया। दूसरे दिन रूपचंद मिष्टी को छोड़कर वापस लौट आया। मिष्टी अपने मायके में सुख से रहने लगी। अच्छा हुआ माँ मैं यहाँ आ गई, लेकिन भैया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। वो तो कुएं से पानी लेने गया है, तेरी भाभी को कुएं के ठंडे पानी से नहाना है। लेकिन कुआं तो हमारे घर के पास ही है ना। वो कुआं तो सूख गया, अब गांव के बाहर जो कुआं है वहां से पानी लाना पड़ता है। लेकिन इतनी गर्मी में भैया इतनी दूर से पानी लेकर आएंगे? भाभी चापाकल के पानी से भी तो नहा सकती थी ना।
चापाकल का पानी उसे ठंडा नहीं लगता। क्या करे, हम तो बुरे फंस गए। तेरी भाभी अपना सारा काम तेरे भैया से करवाती है और बात बात पर मायके जाने की धमकी देती है। फूलमती और मिष्टी बातें कर ही रहे थे कि तभी मिष्टी ने देखा उसका भाई चंदर अपने दोनों हाथों में बड़ी बड़ी बाल्टी भरकर ला रहा था। धूप बहुत तेज थी और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। चंदर को इस हालत में देखकर मिष्टी की आंखें भर आईं। तभी घर के अंदर से उसकी भाभी चंपा की आवाज आई, अरे कहाँ मर गए, जल्दी पानी लाओ, कितनी गर्मी लग रही है। अगर मैं समय पर नहीं नहाई तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, अभी लाया। चंदर जल्दी से दोनों बाल्टियां घर के आंगन में रख देता है। कुएं के ठंडे पानी से चंपा नहाती है और नहाने के बाद वो बाल सुखाने लगती है। ओफो, इतनी गर्मी में बाल तो पसीने से भीगते जा रहे हैं। अरे सुनते हो, जरा मेरे बालों में पंखा कर दो। चंपा, मुझे काम पर जाना है, वरना आज फिर मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी है। तुम्हें क्या पता कितनी गर्मी में लंबे बालों को संभालना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारे सिर पर तो बाल ही नहीं है। अगर तुमने मेरे बालों में हवा नहीं किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। चंदर चंपा के बालों को पंखे से हवा करके सुखाने लगता है। तभी, जाओ मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। चंदर घड़े का पानी एक गिलास में लेकर चंपा के पास जाता है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक फ्रिज ले लो। हमारे सभी पड़ोसियों के घरों में फ्रिज है, सब गर्मियों में फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं हो। अब जाओ मेरे लिए खाना निकाल कर लाओ। खाना तो तुम खुद भी निकाल सकती हो। क्या कहा? इतनी गर्मी में मैं रसोई में जाकर खाना निकालूं? मिष्टी काफी देर से ये सब देख रही थी। उससे अपने भाई की दुर्दशा अब और नहीं देखी जा रही थी। उसने चंपा से कहा, भाभी भैया को काम पर जाने तो मैं आपके लिए खाना निकाल कर लाती हूँ। इसके बाद चंदर काम पर चला जाता है और मिष्टी चंपा के लिए एक थाली में खाना लेकर आती है। जब तक चंपा खाना खा रही थी, मिष्टी उसे हाथ से पंखा कर रही थी। उसके बाद, माँ आज से घर का सारा काम मैं करूंगी। तुम और भैया इतनी गर्मी में सारे काम करते हो, मुझसे नहीं देखा जाता ये। ठीक है मिष्टी बेटी। उस दिन से मिष्टी घर के सारे काम करने लगी। वो इतनी सड़ी हुई गर्मी में खाना बनाती, सफाई करती, कपड़े धोती, चंपा के लिए कुएं से पानी लेकर आती। सारे काम करते करते मिष्टी बहुत थक जाती। उसे अब एहसास हो गया था कि उसने रूपचंद से घर के सारे काम करवाकर उसे कितना सताया था। मैं अपने घर पर ही ठीक थी, वहां मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारे काम मेरे पति करते थे, लेकिन मैंने उनसे सारे काम करवाकर उन्हें बहुत परेशान किया है। उन्हें घर के बाहर भी काम करना पड़ता है। ये बात मुझे कभी समझ क्यों नहीं आई। ना जाने वो कैसे खा पी रहे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे या नहीं। मिष्टी ने अपने भाई चंदर से कहा, भैया मुझे मेरे घर जाना है आज ही। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। जैसे तुम परेशान होते हो वैसे ही मैंने उन्हें भी बहुत परेशान किया है। अब मैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। मिष्टी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सबको हंसता हुआ देखकर उसने कहा, भैया भाभी आप सब हंस क्यों रहे हैं? मिष्टी, जब दामाद जी तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे तभी उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था। तुम उनके साथ अन्याय कर रही हो, इस बात का एहसास दिलाने के लिए हमने ये सब नाटक किया था। अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। मिष्टी बेटी, जिस तरह तुमसे अपने भाई चंदर का कष्ट नहीं देखा गया, उसी तरह रूपचंद भी किसी का भाई और बेटा है। वो तुम्हारा पति है, उसे सुखी रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे सब समझ आ गया है माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अब उनका पूरा ख्याल रखूंगी। उसी दिन चंदर ने मिष्टी को उसके घर पहुंचा दिया। घर आकर मिष्टी ने देखा कि रूपचंद खाना बना रहा था। मिष्टी उसके पास गई और बोली, ये सब छोड़ो, जाओ पंखे के नीचे बैठो, मैं तुम दोनों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं खाना बना दूंगी, तुम खाना खाकर काम पर चले जाना। मिष्टी का बदला बदला रूप देखकर रूपचंद से रहा न गया और उसने मिष्टी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो और आज से तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम पैसे कमाओ, घर मैं संभाल लूंगी। अब मिष्टी और रूपचंद खुशी खुशी रहने लगे। अरे कल मुही, तेरा नाम ही सिर्फ सोना है। तू जले हुए कोयले की तरह बेकार है, किसी काम की नहीं। मेरा बेटा तो मर गया, अब घर कैसे चलेगा, कैसे हमें खाना मिलेगा? तूने कुछ सोचा है? सोना अपने पति की याद में आंसू बहा रही थी। तभी बड़बड़ करती हुई उसकी सास सेमरी उसके पास आई और उसे जोर से धक्का दे दिया। सोना जमीन पर गिर पड़ी। सोना ने सेमरी की तरफ देखा। सोना की आंखों में आंसू देखकर भी सेमरी का दिल नहीं पसीजा। वो चिल्लाते हुए सोना से बोली, यहाँ बैठकर आंसू क्या बहा रही है? तेरे आंसुओं से मेरा पेट नहीं भरेगा। जा जंगल जाकर शहद लेकर आ, उसे बेचेगी तभी तो घर में राशन पानी आएगा। लेकिन माँ जी, मैं कभी जंगल नहीं गई, मुझे तो पता भी नहीं कि शहद कहाँ और कैसे मिलेगा। मुझे कुछ नहीं पता, अब जंगल से शहद लाना तेरा काम है। ये कहते हुए सेमरी सोना को पीटने लगी। माँ जी मुझे मत मारिए, मैं जाऊंगी जंगल और शहद लेकर आऊंगी। इतना कहकर सोना जंगल की तरफ चली गई। चलते चलते उसके पैर थक गए।
कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर सोना फिर चलने लगी। काफी देर चलने के बाद वो जंगल पहुंची। जंगल तो आ गई हूँ, लेकिन अब शहद कहाँ मिलेगा? शहद निकालना कितना खतरनाक है। कहीं मक्खियों ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं कैसे बचूंगी? काश कभी उनके साथ जंगल आकर देख लेती कि शहद कहाँ और कैसे मिलता है। तभी सोना को एक पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता दिखा। वो रहा मधुमक्खियों का छत्ता, लेकिन मैं पेड़ पर चढ़ूंगी कैसे? मुझे पेड़ पर तो चढ़ना ही नहीं आता। तभी सोना ने एक पत्थर उठाकर मधुमक्खी के छत्ते पर मारा। सोना की किस्मत अच्छी थी कि उस समय छत्ते में एक भी मधुमक्खी नहीं थी। छत्ता एक ही निशाने में जमीन पर आ गिरा। वाह, मधुमक्खी का छत्ता नीचे आ गया। अब मैं इससे शहद निकाल लेती हूँ, लेकिन इससे शहद कैसे निकालते हैं? तभी वहां पर एक मधुमक्खी आई जो सुनहरे रंग की थी और सोने की तरह चमक रही थी। मधुमक्खी ने सोना से गुस्से में कहा, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अपने सामने एक सुनहरी मधुमक्खी को देखकर सोना सोच में पड़ गई। मधुमक्खियां सुनहरे रंग की होती हैं क्या? ये तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है। तभी मधुमक्खी ने सोना से फिर कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा? मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें मेरा घर तोड़ना पड़ा? सोना ने मधुमक्खी को सारी बात बताई कि उसका पति जंगल से शहद लाकर गांव में बेचा करता था। उसके पति की मौत के बाद उसकी सास सेमरी ने उसे जंगल जाकर शहद लाने के लिए मजबूर कर दिया, जिस कारण सोना को जंगल आना पड़ा और शहद की तलाश में उसका घर तोड़ना पड़ा। लेकिन तुम सुनहरे रंग की कैसे हो? मैंने तुम्हारी जैसी मधुमक्खी पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि मैं सोने की मक्खी हूँ, मैं एक जादुई मक्खी हूँ। तुम्हें शहद चाहिए ना? मैं तुम्हें रोज ढेर सारा शहद दूंगी, लेकिन आज के बाद किसी मक्खी का घर मत तोड़ना। हम सब बहुत मेहनत से अपना घर बनाती हैं। ठीक है, अब मैं किसी भी मक्खी का घर नहीं तोड़ूंगी, लेकिन तुम एक जादुई सोने की मक्खी हो, इस बात पर मैं कैसे विश्वास करूं? सोना के इतना कहते ही मक्खी एक विशाल मक्खी में बदल गई। अपने सामने सोने की इतनी विशाल मक्खी देखकर सोना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद सोने की विशाल मक्खी अपने मुंह से ढेर सारे शहद उगलने लगी। सोना ने सारे शहद को मिट्टी के एक बर्तन में भर लिया। इतनी बड़ी सोने की मक्खी! ए जादुई मक्खी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस शहद को गांव में बेचकर पैसे कमाऊंगी। रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। ये शहद कोई साधारण शहद नहीं है, ये एक जादुई शहद है। जादुई शहद? हाँ, जो भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत इस जादुई शहद को खाएगा वो फिर से जवान हो जाएगा, वो फिर कभी बूढ़ा नहीं होगा। क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? हाँ, ऐसा ही होगा। तुम इस जादुई शहद को बेचकर खूब पैसे कमा सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मक्खी। अब मुझे अपने गांव वापस जाना होगा। इतना कहकर सोना उदास हो जाती है। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो गई? मुझे फिर से इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। सोना ने अपने पैरों के छाले जादुई मक्खी को दिखाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर तुम्हारे गांव छोड़ दूंगी। क्या सच में? तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सोना जादुई शहद लेकर जादुई सोने की विशाल मक्खी की पीठ पर बैठ जाती है। वो जादुई विशाल मक्खी सोना को लेकर उड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में जादुई विशाल मक्खी सोना को जंगल के बाहर छोड़ देती है। सोना, अब तुम्हें यहाँ से पैदल जाना होगा, मुझे किसी ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम कल सुबह मुझे यहीं पर मिलना, मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगी और तुम्हें ढेर सारा शहद दूंगी। ठीक है जादुई सोने की मक्खी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोना गांव की तरफ बढ़ गई और जादुई सोने की विशाल मक्खी उड़कर जंगल की ओर चली गई। सोना ने उस जादुई शहद को गांव में बेचना शुरू कर दिया। जादुई शहद ले लो, जादुई शहद ले लो, जादुई शहद खाओ, जवानी वापस पाओ। सोना की बातें सुनकर गांव के बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतें उसे अपने पास बुलाने लगे। ये क्या बोल रही है तू? ये कैसा शहद है? काकी, जो बूढ़ी औरत या बूढ़ा आदमी इस शहद को खाएगा ना, वो फिर से जवान हो जाएगा। क्या ये सच है? हाँ काकी, 16 आने सच। ठीक है, मुझे आधा किलो शहद दे दे। अभी लो काकी। सोना ने आधा किलो शहद उस बूढ़ी औरत को दे दिया। इसी तरह गांव के कई बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतों ने सोना से शहद खरीदा। सोना का जादुई शहद हाथों हाथ बिक गया। सोना ने खूब पैसे कमाए। उन पैसों से वो खाने पीने का सामान लेकर घर आ गई। आ गई कल मुही, कितनी देर लगा दी? कुछ खाने को लाई है या नहीं? लाई हूँ माँ जी। सोना जो राशन लेकर आई थी उससे उसने झटपट खाना बनाया और दोनों सास बहू ने मिलकर खाया।
देखा, मैं ना कहती थी तू शहद निकाल लेगी। तू तो काम चोरी की वजह से जंगल नहीं जाना चाहती थी। अब रोज जंगल जाया कर और इसी तरह से शहद लाया कर। मुझे रोज भरपेट खाना खिलाया कर। अब जाकर बर्तन धो दे, उसके बाद मेरे पैर दबा दे। बहुत दुख रहे हैं। सोना मन ही मन सोचती है, मैं पहली बार जंगल जाकर शहद लाई हूँ, लेकिन माँ जी ने एक शब्द मेरी तारीफ में नहीं कहा। ये सास है या कोई चुड़ैल? अरे बैठी बैठी क्या सोच रही है? अब थाली लेकर उठेगी भी या रात भर यहीं बैठी रहेगी? जाती हूँ माँ जी। सोना जूठे बर्तन धोने लगती है, तभी सेमरी पीछे से चिल्लाती है, अरे कहाँ मर गई? एक काम करने में 1 घंटा लगाती है। आ रही हूँ माँ जी। सोना बहुत थक गई थी, उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे सेमरी के पैर दबाने पड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद सेमरी की आंख लग जाती है, जिसके बाद सोना ने चैन की सांस ली और सो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह सेमरी ने सोना को जगाया। अरे जंगल नहीं जाना है क्या? सोती ही रहेगी, चल उठ। बेचारी सोना उठकर नहा धोकर जंगल जाने लगी। जैसे ही वो गांव से बाहर पहुंची, उसने देखा कि जादुई सोने की विशाल मक्खी उसका इंतजार कर रही थी। आओ सोना, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सोना मक्खी की पीठ पर बैठ जाती है। जादुई मक्खी उसे जंगल ले जाती है और ढेर सारा जादुई शहद देती है, जिसे लेकर सोना गांव आ जाती है। सोना ने पूरे गांव में जादुई शहद बेचा और ढेर सारे पैसे कमाए। अब रोज यही होता। धीरे धीरे सोना के जादुई शहद वाली बात पूरे गांव में फैल गई। जादुई शहद खाकर बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतें जवान होने लगे थे। ये बात सेमरी के कानों तक पहुंची। क्यों री, तू पूरे गांव में जादुई शहद बेच रही है और मुझे नहीं बताया? तूने जादुई शहद मुझे क्यों नहीं दिए? तू नहीं चाहती कि मैं जवान हो जाऊं, हैं? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा शहद गांव में बिक जाता था, इसलिए जादुई शहद मैं आपके पास नहीं ला पाई। बहाने बना रही है, हैं? सेमरी सोना की पिटाई करने लगती है। माँ जी मुझे मत मारिए, मैं कल आपको जादुई शहद लाकर जरूर दूंगी। हाँ, कल सारा शहद लाकर मुझे देना। मैं सारा शहद एक ही दिन में पी जाऊंगी और एक ही दिन में बूढ़ी से जवान बन जाऊंगी। ठीक है माँ जी। नहीं, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। मैं कल तेरे साथ जंगल जाऊंगी। दूसरे दिन सेमरी भी सोना के साथ जंगल की तरफ गई। उस दिन जादुई विशाल सोने की मक्खी सोना का इंतजार नहीं कर रही थी। लगता है आज पैदल ही जाना पड़ेगा। सोना सेमरी के साथ पैदल जंगल जाने लगती है। चलते चलते वे दोनों उसी पेड़ के पास पहुंचती हैं। सोना ने देखा जादुई मक्खी वहां भी नहीं थी और पेड़ के ऊपर मक्खी का छत्ता लगा हुआ था। सोना ने पत्थर मारकर छत्ते को नीचे गिरा दिया और उसमें से शहद निकालकर सेमरी को दिया। ये लीजिए माँ जी, जादुई शहद। इस शहद को खाकर आप जवान हो जाएंगी। सेमरी ने खुशी खुशी सारा शहद एक बार में खा लिया, जिसके बाद सेमरी का गला आपस में चिपक गया। सेमरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। सेमरी की हालत देखकर सोना भी घबरा गई। माँ जी आपको क्या हुआ? सेमरी बोलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी सोना ने जादुई सोने की विशाल मक्खी को याद किया और मक्खी वहां हाजिर हो गई। सोना, मुझे मेरे जादू से सब पता चल गया था, इसलिए मैं तुम्हें आज लेने भी नहीं आई थी। मुझे पता है कि तुम्हारी सास तुम्हें बहुत दुख देती है, इसलिए अब ये कभी बोल नहीं पाएगी। नहीं जादुई मक्खी, ऐसा मत करो। मेरी सास के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरी माँ जैसी है। इनकी आवाज वापस लौटा दो। सोना के कहने पर जादुई मक्खी ने अपने जादू से सेमरी का गला ठीक कर दिया। सेमरी अब बोलने लगी थी। मुझे माफ कर दो सोना बहू, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। कोई बात नहीं माँ जी। अपने सामने इतनी विशाल जादुई सोने की मक्खी को देखकर सेमरी हैरान थी। सेमरी ने मक्खी से भी माफी मांगी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम दोनों को उपहार देती हूँ। जादुई मक्खी ने सोना और सेमरी को ढेर सारे सोने, चांदी और रुपए पैसे दिए, जिसे पाकर सोना और सेमरी की गरीबी दूर हो गई।